तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है और कुछ दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। कट ऑफ मार्क्स आ जाएगी, फिर आपका फिजिकल का डेट भी आ जाएगा, है ना। और फिजिकल का जब डेट आ जाएगा तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये आपको आगे क्या करना है। तो अभी आंसर की आया है, रिजल्ट आने का वेट कीजिए, उस समय आपको फिजिकल का डेट भी पता चल जाएगा। तो कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, 20 से 22 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब आपका अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने में ही रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बस अगर आपने स्कोर देख लिया है, आपने आंसर की चेक कर लिया बढ़िया से, और अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है ना, तो आप अभी से ही फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कुछ बॉर्डर लाइन पे है ना, तो बॉर्डर लाइन पे है तो घबराने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कट ऑफ नहीं भी होता है, निकलता है आपका मान लीजिए, तो तैयारी कर फिजिकल की तैयारी करने में क्या दिक्कत है। आगे काम देगा, सीपीयू में काम देगा, कहीं और काम देगा। और फिजिकल की तैयारी करेंगे तो अब सी बात है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो दौड़ना तो हमेशा चाहिए, है ना। सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, हमेशा दौड़ना चाहिए। तो मान के चलिए कि आपका इसीलिए है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो देखो, फिजिकल में क्या होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके कि क्या क्या करने होते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस कम से कम कीजिए। बाकी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो थोड़ा रिग्रेस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, उस हिसाब से करना है। तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि सीबीई का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बेसिस पे मार्क्स आते हैं, उसके बाद कट ऑफ निकलता है। उसके बाद लोगों को पीईटी या पीएसटी, जो कह सकते हैं आप, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है ना। उसमें 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो 26,000 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर 26 गुना 8 करे तो कितना होता है भाई, 26 गुना 8 होता है लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा, है ना। 2 लाख लोगों को बुलाया जाएगा लगभग। अब 2 लाख इसमें सारे होंगे, है ना, मेल फीमेल सब मिलाकर 2 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी जिस मतलब कैटेगरी की है, उस हिसाब से उसको 8 गुना आप कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या करना है। तो 5 किलोमीटर का रेस है, 24 मिनट में आपको कवर करना है ना। और 1.6 किलोमीटर का रेस है, वो 7 मिनट में कवर करना है। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए अगर हम देखें तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, और 800 मीटर का जो रेस है वो 5 मिनट में करना है। ये फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है। तो जो लद्दाख रीजन वाले हैं उनके लिए नहीं है, जो लद्दाख के अलावा रीजन है उनके लिए है। अब देखो, on reporting female candidate for PhD, a self declaration indicating about her pregnancy status shall be submitted. In case if she declares that she is not pregnant, then she will be allowed to participate in PET. अब देखो, फीमेल के लिए क्या होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो उनके लिए आपको देना पड़ेगा कि आप को ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप का जो है टेस्ट हो, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का आपको स्टेटस देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ऐसे होते हैं कि मैरिड होते हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, फिर मान लीजिए शादी वादी हो गई, फिर रिजल्ट आने तक, है ना, कि अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसकी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो मैरिड हैं उनके लिए है ये, ठीक है। जो मैरिड फीमेल है उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पाइए। अब देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है। अब यहाँ पे मेल है, उनका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है ना। 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। अब कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे क्या होते हैं कि वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट ही है कि थोड़े लोग उनके हाइट कम होते हैं, है ना। तो उनके लिए कुछ कुछ अलग क्राइटेरिया है, उनका देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है कि शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं उनके हाइट में भी रिलैक्सेशन है। 162.5 जो होगा वो मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए 150 होगा। और शेड्यूल ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है आपका, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका जो शेड्यूल ट्राइब है उनका मेल का 157 और फीमेल का 147.5 होना चाहिए। ये आपका चेस्ट, ये हाइट का बोला जा रहा है, ठीक है जी। ऑल शेड्यूल ट्राइब्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पे होना चाहिए 160 और ये 147.5। उसके बाद कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊं, ठीक है, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट्स यूटी ऑफ असम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो हाइट होना चाहिए 165 और यहाँ पे फीमेल का होना चाहिए 155। अब कैंडिडेट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उनका हाइट का जो आपका
क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए भाई, वो 162.5 होना चाहिए और फीमेल का 152.5 होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ द 3 सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कुर्सेओंग, वहां पे जो होना चाहिए वो 157 और 152.5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिया हुआ है। अब यहाँ पे चेस्ट की बात करें, है ना, चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है, तो मेल का जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो अनएक्सपेंडेड, यानी अगर आपने नॉर्मल जो एक्सपेंड करके आपने नहीं किया है तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट का मेजर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब आप एक्सपेंड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जो एरिया है उनके लिए अलग अलग कंडीशंस है। वहाँ पे जैसे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब उनके लिए 76 सेंटीमीटर ही चेस्ट का वो है और मिनिमम एक्सपेंशन आप 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट जो फॉल करते हैं कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊंस, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसके लिए अनएक्सपेंडेड यानी बिना एक्सपेंड किए हुए है ना 78 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन दिया है मिनिमम। और कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा एंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे 77 है, ये आपका अनएक्सपेंडेड और मिनिमम एक्सपेंशन आपका यहाँ पे भी 5 है। देखो अब देखो चेस्ट मेजरमेंट फिजिकल चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी सर्टेन दैट चेस्ट इज वेल डेवलप्ड, यानी ये आपका चेस्ट का जो मेजरमेंट होगा फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है जी। वेट का अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जो आपका हाइट वेट का रेशियो होता है उस हिसाब से होना चाहिए, है ना, कि हाइट बहुत ज्यादा है वेट कम है उस टाइम में नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपका हाइट वेट रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट करो। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है ना, आपको पता आपको जैसे है कि आपका फिजिकल क्लियर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना, मेडिकल के लिए होगा। तो मेडिकल में आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद मेडिकल के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय हो जाएगा, जहाँ पे आपको मैट्रिक, है ना, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट प्रूफ देना पड़ेगा, एज का प्रूफ देना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो प्रूफ देना पड़ेगा आपको, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, फिर आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो ओबीसी या SC ST वो देना पड़ेगा, है ना। फिर जैसे वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है, एनसीसी की वजह से लोगों को फायदा होता है ना, मार्क्स में फायदा होता है, अगर आपने वो दिया है कि हाँ मैं एनसीसी में आप लोग वॉलंटियर थे या फिर एनसीसी के आप मेंबर थे, अगर आपने वो लिखा है फॉर्म में तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, अंडरटेकिंग वगैरह जो है आपका एक सर्विसमैन का वो है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये सारी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको ध्यान में रखना है। जब ये कब होगा, जब पीईटी पीएचडी हो जाता है, तो ये सारे सर्टिफिकेट जब आपका जैसे ही कट ऑफ क्लियर हो ना, सारे सर्टिफिकेट आप जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट छूट रहा है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट में कभी कभी अभी इशू हो जाते हैं कि सरकारी काम में आपको पता ही है कभी कभी लेट हो जाता है ना। तो आप अगर ऐसी बातें हैं तो आप पहले से सारे सर्टिफिकेट जमा करके रख लीजिए। ठीक है, चलो और क्या चीजें हैं भाई, ठीक है। अब बाकी ये जो है आपका ये कुछ नहीं है, इसके ऊपर करो। ये प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया था कि आपका सीबीई होगा, फिर आपका पीएचडी पीईटी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 30%, 25%, 20% ये जो दिख रहा है आपका वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जो आपको सबको पता है, ये सीबीई के लिए था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। बाकी एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो होता है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, 3% अगर बी सर्टिफिकेट है, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेगा। अब देखो, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज on the basis of their merit in computer based examination including NCC bonus marks if applicable. For appearing in the PhD PET, the number of candidates shortlisted for PhD PET on the basis of their merit in the computer based examination will be about 8 times of the number of vacancies. ठीक है, more number of candidates can be shortlisted against the vacancy of SSF. तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 8 गुना वैकेंसी, जितने भी वैकेंसी उसके 8 गुना बुलाएंगे पीईटी के लिए, वही 8 गुना है। और बाकी जो SSF जो है आपका ये जो पोस्ट है उसके लिए कुछ ज़्यादा बुला सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स
who are successful in PST PET will be considered eligible for shortlisting to the next stage, detailed medical examination that is DME and document verification that is DV। तो उनके लिए बुलाया जाएगा जो मैंने आपको बताया है ना। अब आगे देखो ये क्या है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाई PST PET will be shortlisted state area wise and category wise on the basis of their merit in the computer based examination including SSC bonus marks if applicable for appearing in the DME DV। The number of candidates shortlisted for DME DV on the basis of their merit इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 2 टाइम्स। यानी अगर टोटल जो वैकेंसी है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि कितने गुना बुलाए जाएंगे, 2 गुना। यानी जो टोटल वैकेंसी है आपका 26,000 तो लगभग 52,000-53,000 के लोगों को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द, अच्छा वही है कि SSF में आपके ज़्यादा कैंडिडेट बुला सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ध्यान रखना है ना। एक सेकंड इसको लगा लेते थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान रखना है ना। सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से जमा करना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट के मतलब एक होता है ना रस में आपको नहीं फंसना है ना। एट द एंड आपको जो होता है ना कि जाके जाए जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट जमा करना, ये करना है, बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करना है सब चीज़ों में, ठीक है जी। चलो, और बस आपका ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है, ये जब आएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने का आता है ना, फॉर्म आता है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। तो जो आपको लगता है कि ना, जैसे ये आपका है BSF CISF CRPF, जहाँ आपको जाना है जो प्रेफरेंस आप पहला डालेंगे आपको उसी को कंसिडर किया जाएगा आपके हिसाब से, आपके जो नंबर है उसके हिसाब से, ठीक है जी। क्लियर है, चलो। और बाकी यही सब थी चीज़ें, खत्म। और यही सब चीज़ें थे जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद आपको करना है। तो बेसिकली सभी लोगों का रहता है कि आंसर की तो आ गया, लेकिन अब हम लोग क्या करें आंसर की आने के बाद। तो आंसर की आ गया तो बस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बॉर्डर लाइन के आसपास हैं है ना, फिर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो बढ़िया बात है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मार्क्स अगर आपके बॉर्डर लाइन के आसपास है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लगभग कट ऑफ जो जाएगा वो हम कह सकते हैं कि लगभग 120-25 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसके आसपास हैं तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करेंगे क्या, है ना। जैसे होता है ना कि फिजिकल में मुझे कुछ आइडिया दो कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो देखो सीधी सी बात है कि मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। आप जैसे दौड़ने का टिप्स तो सबको पता है कि दौड़ा कैसे जाता है, बट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ अभी, है ना, रिजल्ट आया अप्रैल में, मान लो रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं कि 30 अप्रैल को रिजल्ट आ गया या फिर 5 मई को रिजल्ट आ गया, है ना, 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन, है ना, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना टाइम देंगे, जहाँ पे आपको क्या होगा कि फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा। तो मैक्सिमम अगर आप देखें रिजल्ट आने के बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि आप को ये चीज ध्यान देना है कि अगर आप अभी से दौड़ने लगेंगे तो चलिए फिजिकल हेल्थ तो आपका ऐसे ही इंप्रूव होगा, बाकी अभी थोड़ा सा नॉर्मल दौड़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं भी होता है तो कोई क्या दिक्कत है कि हम मेरा फिजिकल तो बढ़ रहा है ना, हेल्थ तो आपका इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद थोड़ा रिग्रेस होकर दौड़िए, थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब कि जिस जो डिमांड यहाँ पे किया जा रहा है उस हिसाब से आपको दौड़ना है, उस हिसाब से आपकी जो फिजिकल है आपको उस हिसाब से बनाना है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरा है कि देखो जब एग्जाम होगा फिजिकल आपका तो हो सकता है कि जून में हो, है ना, जून में इतनी गर्मी रहती है। अब देखो सीधी सी बात है वो सुबह दौड़ाएंगे नहीं भाई, है ना, दौड़ाएंगे तो लगभग 11, 12, 12, 1 बजे दौड़ाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप सुबह सुबह तो दौड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मतलब है ना, जब आपका रिजल्ट आ जाए, जब आपको लगे हाँ, जब आपका पीईटी का कॉल आ जाए, जब आप कट ऑफ क्लियर कर ले, उसके बाद जब आपका है आपका कट ऑफ क्लियर हो गया यानी आपका पीईटी के लिए कॉल आ जाएगा, है ना। तो उस समय क्या करो कि थोड़ा धूप में भी दौड़ो। क्या होता है कि हम लोग जैसे देखो सुबह दौड़ते हैं तो सुबह मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होगी दौड़ने की, हम ज्यादा अच्छे से दौड़ पाएंगे, लेकिन धूप में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा वो हो जाता है ना, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, धूप में प्रॉब्लम होती है दौड़ने में। तो मेरा बस यही सलाह रहेगा कि धूप में भी आप थोड़ा दौड़ो। जब आपका पीईटी का कॉल आ जाता है तो 20-25 दिन का टाइम होता है, तो 20-25 दिन धूप में दौड़ना स्टार्ट करो। आप देखो कि कितने बजे आपको सेंटर बुलाया जा रहा है, पीईटी के लिए दौड़ के लिए बुलाया जाता है। मान लो आपका 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो मान लो 11 बजे से दौड़ाएगा, तो आप 11-12 बजे के आसपास जो टाइम में वहां पे दौड़ने का आपका रहता है, संभावना है कि इस टाइम में दौड़ाया जाएगा, उस टाइम के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि सीधी सी बात है धूप में दौड़ने का प्रैक्टिस होगा तभी दौड़ पाओगे, है ना। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो बस यही टिप्स था जो आपके लिए मेन था, दौड़ने के लिए क्या करना है। बाकी कोई भी कुछ भी चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट करके हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग देखेंगे अभी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये चीजें अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान से हो जा रहा है कि 120-30 के आसपास जाएगा कट ऑफ, लेकिन हाँ ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा अभी फिलहाल। और मैं अभी आपको ऐसा झूठा कुछ बता दूं कट ऑफ तो सही नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अगर मान लो ऐसा कट ऑफ बता दूं फिर आपको वो चीजें अगर ना हो पाई तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो कट ऑफ की वीडियो सारी मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं, लेकिन बस आपको ये रखना है कि कुछ आसपास 125
30 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। तो ठीक है जी, चलिए। तो और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लेना, है ना। और बाकी जो हमारा ग्रुप है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे लोग आपके बहुत सारे साथी मित्र मिल जाएंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।